गॉसेस लॉ जो है ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसे कि आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था एक चार्ज क्यू का, जो कि पॉजिटिव चार्ज क्यू था, और एक सफ़ेयर के अंदर जो कि क्लोज सफ़ेयर था उसके अंदर उसके सेंटर पर पड़ा था। तो हमने कहा था कि जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी और रेगुलर शेप में हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जो है 1/एप्सिलॉन जिस मीडियम के अंदर वो है इनटू जो चार्ज उसके अंदर क्लोज है उसके बराबर होता है। सिमिलरली आज इसी से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन और है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसे हम लोग गॉसेस लॉ कहते हैं। गॉसेस लॉ ने ये कहा कि गॉसेस लॉ में ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सरफेस के अंदर चार्ज क्लोज्ड हो वो रेगुलर शेप में हो, कोई भी इर्रेगुलर शेप की, लेकिन क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास इर्रेगुलर शेप की एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, Q1 है, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक चार्जेस हैं, तो इस पूरी की पूरी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैं इस तरह से मालूम कर सकती हूँ कि मुझे इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि मुझे सपोज करना पड़ेगा, लेट्स से कि ये हमारी इरेगुलर शेप की एक बॉडी थी और ये हमारा चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इस तरह से करते करते ये मेरे पास एक Qn चार्ज है। मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि हर चार्ज के अराउंड मेरे पास जो है इस इरेगुलर बॉडी के अंदर हर चार्ज के अक्रॉस जो है एक रेगुलर सफ़ेद टाइप की एक ना सरफेस है। इस तरह से मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि हर चार्ज के जो है हर चार्ज के अराउंड एक रेगुलर टाइप की हमारे पास सफ़ेद की तरह का एक सरफेस है जिसके अंदर ये चार्ज क्लोज्ड है। इस तरीके से हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए कि गॉसेस लॉ फिर है क्या, उसके लिए हर इरेगुलर शेप की जो बॉडी होती है उसके अंदर लातादाद जो है हमारे पास चार्जेस होते हैं। हम ये काम करते हैं कि उस इरेगुलर बॉडी के अंदर जो लातादाद चार्जेस हैं हर चार्ज के अक्रॉस हम एक क्लोज्ड बट रेगुलर बॉडी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ सफ़ेयर है, सफ़ेयर जो है एक रेगुलर शेप की जो है एक क्लोज्ड बॉडी है, तो उसे मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक जो है सपोज कर लिया। अब आपको पता है कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काम किया था कि अगर हमारे पास कोई एक सफ़ेयर हो और उसके सेंटर पर कोई एक चार्ज Q हो, तो इस सिचुएशन में इस चार्ज Q की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसकी कोई ना कोई तो फील्ड होती है ना, और इसकी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो Q है Q पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि Q पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की फील्ड की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूज़ करते हैं, जिसकी डायरेक्शन को हम लोग एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये इस चार्ज से निकल रही हैं तो जाहिर सी बात है ये इस सरफेस के ऊपर पड़ रही हैं। इस सरफेस के ऊपर से पास करने की वजह से इस पूरी की पूरी सरफेस पे एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो है प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एक चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से फील्ड आएंगी और इसकी वजह से यहाँ पर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसी तरह जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे आप ये इसी तरह से ये काम करते चले जाएंगे तो आपके पास जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस में से पास कर रही है इस चार्ज की वजह से। तो जब भी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से पास करती हैं तो उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस कर देती हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल ये समझा था कि अगर ये एक सरफेस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा 1/एप्सिलॉन इनटू वो चार्ज है जो इसके अंदर क्लोज्ड है। अब इसके अंदर Q1 क्लोज्ड है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा। सिमिलरली इस इरेगुलर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस है और हर चार्जेस के अराउंड एक सरफेस है, एक रेगुलर सरफेस है, तो हर रेगुलर सरफेस का अपना कोई ना कोई फ्लक्स होगा। लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ मेरे पास यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए इस चार्ज Q1 के लिए, तो इस चार्ज Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 1/एप्सिलॉन इनटू Q1 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि जो चार्ज Q2 है इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है इस इरेगुलर बॉडी के अंदर, तो वो 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इस चार्ज Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसे मैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से ये काम करते करते मैं एक चार्ज n तक पहुँच जाती हूँ जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस चार्ज Qn का 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, यानी जिस मीडियम के अंदर आप काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड है। यहाँ पर मुझे Qn लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते करते मैं डिफरेंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब चूंकि मुझे इस इरेगुलर बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए ना, तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस तरीके से कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज 1 का प्लस चार्ज 2 का प्लस चार्ज 3 का एंड सो ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चार्ज नंबर n तक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एडअप होके इस पूरी की पूरी इरेगुलर बॉडी का टोटल फ्लक्स बता देता है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि अब जो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, यहाँ पर टोटल फ्लक्स है वो 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 प्लस सो ऑन और Qn तक 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn, यानी कि ये हमारे पास n वाले चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब चूंकि हमारी ये जो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है ये तो हमारा मीडियम सेम ही रहता है, इसलिए अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ और अंदर ये सब चार्जेस को Q1 को प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn तक एडअप कर लूँ और एडअप करने के बाद कहूँ कि ये कैपिटल चार्ज Q है जो कि उस इरेगुलर बॉडी के अंदर मौजूद है, तो अब मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उस इरेगुलर बॉडी का वो होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो ये वाला काम जो है ये हमारे कल वाले काम से मैच है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये आता है कि ये गॉसेस लॉ जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन में आता है। गॉसेस लॉ जो है ये कहता है कि अगर कोई इरेगुलर बॉडी हो और उस इरेगुलर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हों तो उस इरेगुलर बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज जो उसके अंदर क्लोज्ड है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा गॉसेस लॉ था। आगे से मज़ीद गॉसेस लॉ की भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये एक इमेज देख सकते हैं आप, ये एक इरेगुलर बॉडी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, तो हर चार्जेस की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो सरफेस होती है इसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं और इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो गॉसेस लॉ के थ्रू निकलता है, क्योंकि इस सरफेस के अंदर मौजूद हर चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग एडअप करके इस पूरी की पूरी सरफेस का जो है वो टोटल फ्लक्स बताते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरी की पूरी सरफेस का हमेशा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज जो उसके अंदर क्लोज्ड है, सारे के सारे चार्जेस का जो एडिशन चार्ज कैपिटल Q चार्ज है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन हम ये वाली करते हैं। लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम लोग करते हैं कि हम डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ई जो है हम लोग ई को फाइंड आउट करते हैं इनसाइड होलो चार्ज्ड स्फीयर या चार्ज्ड सरफेस के लिए। चार्ज आप चार्ज सरफेस भी कह सकते हैं और चार्ज स्फीयर भी कह सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ई को डिटरमिन करना है। अगर तो मैं स्फीयर की बात करूँ, अगर लेट्स से मैं होलो का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है इस तरीके से और इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है इसके बाहर वाली साइड पे, यानी कि इसके सरफेस के बाहर मौजूद है, लेकिन अंदर से ये होलो है, अंदर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे ई डिटरमिन करना हो तो इस सिचुएशन में मैं ई किस तरीके से डिटरमिन कर सकती हूँ। ये तो हमारे पास एक स्फीयर आ जाता है ना, स्फीयर का केस। इसके अलावा कोई भी सरफेस हो, जैसे कि कोई इस तरह की हमारे पास क्लोज्ड व इरेगुलर जो सरफेस आ जाए
जिसके बाहर पे प्लस पॉजिटिव चार्जेस हों लेकिन अंदर कुछ भी ना हो, अंदर से ये होलो हो, तो इस सिचुएशन में इन दोनों केसेस में जो ई है अगर हमें वो डिटरमिन करना हो तो उसे हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ई जो है गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सिचुएशन में इस तरह से मालूम की जा सकती है कि हमें मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू। अब देखा जाए तो हम इस होलो स्फीयर के अंदर ई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, यहाँ पर हमें ई फाइंड आउट करना है। अंदर तो अब हमारे पास कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब तो मैं ये ले सकती हूँ ना कि अंदर अब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो खुद ब खुद ही ज़ीरो हो जाता है। अब जब हमारा फ्लक्स ज़ीरो हो गया है तो हम ई को किस तरह से डिटरमिन करें। ई को डिटरमिन करने के लिए आपको मालूम है कि जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट की थी, तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ई ए के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था, यानी ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा अमूमन केसेस में कोस ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे ई ए के इक्वल लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन हमारे पास लेट्स से कि ये बी है, और अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया जो कि ज़ीरो हो गया है, इसे हम कह देते हैं ये ए है। ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक सरफेस का, ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक सरफेस का, लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हुआ है ये उस सरफेस का ज़ीरो हुआ है जिसके जो है सरफेस के ऊपर चार्जेस मौजूद थे लेकिन अंदर से होलो था, अंदर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड को भी तो मैं इक्वल ले सकती हूँ ना इस तरीके से। तो अगर मैं ई फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं ज़ीरो डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया लिख कर इसे कह सकती हूँ कि हमारी जो ई है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो लेकिन अंदर से वो होलो हो, अंदर कोई भी चार्ज मौजूद ना हो, तो उस सरफेस के अंदर अगर हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, ई फाइंड आउट करनी हो, तो उसके अंदर जो ई है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ज़ीरो है। चार्ज के ज़ीरो होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होने की वजह से हमारी ई जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो है हमारे गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि हम ई को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी होलो स्फीयर या होलो सरफेस के अंदर, जिसके बाहर तो चार्ज हो लेकिन अंदर से वो होलो हो। गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें ई डिटरमिन करना हो, यानी कि ई के बारे में डिटरमिन करना हो, कोई एक ऐसी चार्ज शीट हो जिसकी जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ जो है लेंथ इन्फिनिटी हो, तो उसके बारे में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। हम इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कर लिया, यानी कि पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सरफेस के ऊपर हम लोग ये इमेजिन कर लेते हैं कि इस सरफेस के अंदर हम लोगों ने एक सिलेंडर टाइप का जो एक सिलेंडर है, इस तरह से हमारे पास इस तरह से सिलेंडर टाइप की एक बॉडी है जिसे हम लोगों ने इस पेपर के अंदर किसी तरीके से सुराख करके इसके अंदर फिट कर दिया है। तो अब लेट्स से कि इस सिलेंडर के अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, और इसकी इस साइड से भी गुजरेंगी, इस साइड से भी गुजरेंगी, और इस सरफेस के ऊपर से भी गुजरेंगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज है और चार्ज की वजह से जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से इसका कोई ना कोई अपना एक फ्लक्स बन जाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये पूरी की पूरी एक सरफेस है, इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, और इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है वो ये है, और वेक्टर एरिया हमेशा सामने की जानिब है, ये दोनों है, इनका जो आपस में एंगल है वो ज़ीरो है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। दूसरी चीज़ ये कि लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि इस पूरी की पूरी जो सिलेंडर टाइप की हमारे पास एक बॉडी है, इसमें मैं एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेती हूँ, जैसे कि मैं उस पॉइंट पी को यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब इस पॉइंट पी पर इस साइड पर इसके ऊपर वाली सरफेस पर भी एक जो है इसका वेक्टर एरिया होता है, क्योंकि ये सफ़ेयर है, और सामने की तरफ भी इसका एक वेक्टर एरिया होगा, ये सामने की तरफ इसका एक वेक्टर एरिया, और सामने की तरफ इसमें से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस तरह से इस सरफेस के ऊपर भी एक वेक्टर एरिया होगा ए,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूंकि इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इस पूरी पूरी की पूरी सरफेस के अंदर से इस तरीके से चार्ज, इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है सामने की तरफ है, हमारी जो ये शीट है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनका एंगल तो 0 हो गया। और ये वाला जो सरफेस का सामने वाला पार्ट है, इस स्फेरिकल सरफेस का, इस स्फेरिकल बॉडी का, सिलेंडर का जो सामने वाला हिस्सा है, उसका भी वेक्टर एरिया इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। लेकिन जो इसके ऊपर वाली सरफेस है उसमें कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पर या यहाँ पर, जैसे कि मैंने पी यहाँ पर ले लिया। इस पी के ऊपर जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो तो सिमिलर रहेगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल है वो 90 बन जाएगा। तो जब भी हमारे पास एक लार्ज शीट हो जो कि चार्ज हो और इन्फिनिटी उसकी लेंथ हो और उसके अंदर हमें कोई भी एक बॉडी लगा लेते हैं, कोई भी एक सिलेंडर वगैरह कुछ भी रख लें, तो उस सरफेस का जो कोई भी, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज शीट है जिसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है और उसके बारे में आपको डिटर्मिनेशन करनी हो ई की, तो आप जो है उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे। एक इसे कह लीजिए कि ये E1 A1 है, ये E2 और A2 और E2 है, और सेकंड वाले ये हैं A3 और E3, जैसे कि ये जो ऊपर जिस पर 90 का एंगल बनता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स +1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स +2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स +3। अगर ये आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा तो इसे एक बार और इस तरह से समझ लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। जैसे कि मैं इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से मैं ये कह रही हूँ कि इस सरफेस के ऊपर का जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस पूरी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में पास कर रही है इस तरीके से। ये ई की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है। अब इस सरफेस का वेक्टर एरिया भी तो सामने की डायरेक्शन में होगा, ये ए है, और इसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसे मैं E2 और A2 कह देती हूँ, इसे E1 और A1 कह देती हूँ। लेकिन इस स्फेरिकल सरफेस, इस सिलेंडर नुमा जिस्म के ऊपर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लूँ, तो इस पूरी की पूरी सरफेस में मैं कहीं भी चली जाऊँ, यहाँ पॉइंट P ले लूँ, Q ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, वहाँ पर रख के अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के दरमियान अगर मैं वहाँ पर एंगल चेक करूँ तो इस तरह से होगा कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यही होगी ना, E3 I3, और ए वेक्टर एरिया इसका इस सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा A3। तो यहाँ पर अब जो एंगल है वो 90 बन जाता है। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी सरफेस पे 3 फ्लक्स आते हैं। पहला फ्लक्स जो है वो E cos थीटा 1 आ जाएगा। दूसरा फ्लक्स जो है वो E1 और A1, फिर E2 और A2 cos थीटा 2, फिर हमारे पास A3 इंटू cos थीटा 3। अब देख cos 5 लिख दिया, यहाँ पे cos थीटा आना चाहिए था, इस तरीके से cos थीटा 3। अब देखा जाए तो cos थीटा 1 जो है वो हमारे पास 0 है, यहाँ पर ये एंगल 0 है, तो एंगल 0 होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास E आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो है E2 ये E2 है, और ये E2 और ये E1 A1। यहाँ पर भी हमारे पास जो एंगल है वो 0 है क्योंकि दोनों पैरेलल है। लेकिन जो तीसरी सिचुएशन है E3 और A3, इसमें cos थीटा जो है वो 90 आ जाता है, यानी cos 90। तो cos 90 जो है वो 0 है, और 0 होने की वजह से हमारा तीसरा फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा टोटल फ्लक्स आता है वो आता है E2 A2 प्लस E1 A1। पूरी की पूरी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी सिमिलर पास कर रही है, सिमिलर क्वांटिटी में, उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी सिमिलर है, और वेक्टर एरिया भी सेम है। तो इसे मैं ई ए लिख सकती हूँ, ई ए प्लस ई ए। तो इस तरह से करने से यहाँ पर मेरे पास 2E आ जाता है। ये टोटल फ्लक्स आ जाता है मेरे पास उस सरफेस का, उस शीट का जो कि चार्ज है और जिसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है। अब अगर मैं इसे इक्वेशन ए मार्क कर लूँ और इसका कंपैरिजन करूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो होता है ई ए के इक्वल, इसे इक्वेशन बी मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये भी फ्लक्स सेम है, ये भी फ्लक्स सेम है। दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है सिमिलर है, तो राइट हैंड साइड भी तो सिमिलर होनी चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। ई ए इक्वल्स टू 2E A।
बल्कि सॉरी, हमें यहाँ पर कि बी को ये इस तरह से नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोग जो है इसका कंपैरिजन ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है ना, तो गॉसेस लॉ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास निकला है हमें वो यहाँ पे लगाना चाहिए, जो कि 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू है। हमें ये वाली यहाँ पे इक्वेशन लगानी चाहिए, पहली वाली नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारे पास सरफेस का। अब चूंकि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें गॉसेस लॉ का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, गॉसेस लॉ का जो लॉ है 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर, जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर लातादार चार्जेस क्यों हैं, और ये जो चार्जेस क्यों हैं ये इसके यूनिट एरिया ए के ऊपर है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि मेरे पास जो यूनिट एरिया, मैं इस तरह से कहूँ कि पूरी के पूरे जो चार्जेस क्यों हैं, इस तरीके से इसको लिखूँ कि जो चार्ज क्यू इस पूरी की पूरी सरफेस पे मौजूद है, वो चार्ज क्यू इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी और वेक्टर एरिया के इक्वल है। यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी सरफेस की, वो उस सरफेस पे मौजूद टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया ऑफ दैट सरफेस होते हैं। यानी कि इनकी डिवीजन जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ जाती है, और जो क्यू है वो सिग्मा ए के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि मैं इस क्यू को यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। अगर मैं इस क्यू को यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास 1/ε0 सिग्मा ए आ जाता है। अब ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन बी बन जाएगी। अब मैं इसके साथ कंपैरिजन कर सकती हूँ। पहले भी मैं कंपैरिजन कर सकती थी, लेकिन इस सिचुएशन में मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, जो कि ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक सरफेस हो, अब जैसे कि ये सरफेस थी और इसकी इन्फिनिटी लेंथ है, और इसके ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस, और हर चार्जेस का तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला नहीं, तो जैसे कि गॉसेस लॉ में तो मैंने हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के अडप्ट किया था ना, इस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं किया। तो इस सिचुएशन में मैं ये कह सकती हूँ कि हर चार्ज का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बजाय मैं क्यों ना ये कह दूँ कि ओवरऑल इस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ये है कि वो इस पूरी सरफेस पे मौजूद चार्जेस डिवाइडेड बाय उनके वेक्टर एरिया से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और अगर क्यू की जगह मैं उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट ऐड कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाती है। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, यानी कि 1/ε0 सिग्मा ए इंटू हमारे पास जो 2e आया है, इस सिचुएशन से ए से कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास जो ई है ई इस तरह से आता है कि सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। तो इस तरह से जो ई की डिटर्मिनेशन है किसी भी चार्ज शीट के लिए, वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमेशा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0 से मालूम की जा सकती है। तो ये गॉसेस लॉ की दो एप्लीकेशन थी। इसकी बाकी की एप्लीकेशन हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।